हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज प्लस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे हम लोग उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके आने वाली परीक्षा AGTA मीन्स कृषि प्राविधिक सहायक 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को कराया जाएगा जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आपकी जो आने वाली परीक्षा है दोस्तों AGTA की, उसमें सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस आज के महत्वपूर्ण सेशन का हम लोग आगाज़ करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों की महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एग्री नॉलेज प्लस का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर समय समय पर क्विजेस और महत्वपूर्ण PDF सेंड की जाती हैं जो कि आप लोग फ्री प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेशन होता है दोस्तों, सेशन की लिंक भी वहाँ पे शेयर की जाती है, जिससे कि आप लोगों को जो वीडियो है वो समय समय पे मिलती रहे और आपको YouTube पे जाके सर्च ना करना पड़े। तो इसलिए एग्रीकल्चर का दोस्तों एक अपना जो ऑफिशियल चैनल है एग्री नॉलेज प्लस का, वो तो अलग बना है ही, साथ ही साथ AGTA की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से भी चैनल क्रिएट किया गया है, उसे भी आप लोग सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दी जाएगी, वहाँ से आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व की मुख्य दलहनी फसल है चना, राजमा, मोठ, अरहर। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की दोस्तों पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग राजमा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजमा, यानी कि B। विश्व की मुख्य दलहनी फसल राजमा है, जबकि भारत की मुख्य दलहनी फसल भारत की मुख्य दलहनी फसल जो है दोस्तों वो कौन सी है? वो है चना। वो है दोस्तों चना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं हम लोग। चना जो है, चना का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत में किस स्टेट में होता है दोस्तों? सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के UP के दोस्तों एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे CSA चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण फसल निकली थी चना की एक मतलब वैरायटी निकली है दोस्तों, अवरोधी वैरायटी जो है ये CSA से निकली है। और ये विल्ट डिजीज़, जो चना में विल्ट डिजीज लगती है यानी कि उकठा के प्रति क्या है? अवरोधी रेजिस्टेंट है। विल्ट डिजीज़ ये केवल UP में नहीं बल्कि दोस्तों अन्य स्टेट में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य जो इसके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी ये सफलतापूर्वक उगाई जाती है। और इस क्रॉप को उगाने से क्या होता है दोस्तों, इसमें विल्ट डिजीज लगती थी, उकठा जो लगता है, उससे काफ़ी हद तक निजात पाई जा रही है। तो ये जो वैरायटी है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि अवरोधी किस्म जो है ये कहाँ से निकली है और किन किन क्षेत्रों के लिए संशोधित की गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये UP के अलावा बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है और कुछ अन्य स्टेट जो हैं पड़ोसी स्टेट हैं, वहाँ पर भी ये फसल सफलतापूर्वक उगाई जा रही है, इसकी चना की वैरायटी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चना को दोस्तों दलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है। किंग्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप किसे कहा जाता है? वो है चना। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, भारत की मुख्य दलहनी फसल भी क्या है? चना है। आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा स्थान किसका है? अरहर का है। दूसरे नंबर पे अरहर है, पहले नंबर पे चना है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली जो दलहनी फसल है वो है मोठ, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे उगाई जाती है? राजस्थान में उगाई जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग,
लेग्यूम जो शब्द है, लेग्यूम, लेग्यूम, लेग्यूम जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्डिजो कास्ट्रेटर एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वर्डिजो कास्ट्रेटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग दोस्तों किया जाता है प्रूनिंग में, हार्वेस्टिंग में, कैस्ट्रेशन में या सभी में। दोस्तों आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, कैस्ट्रेशन में, ठीक है। कैस्ट्रेशन जो होता है इसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? बधियाकरण। बधियाकरण, ठीक है। जो गौवंश के नर पशु होते हैं उनको बधिया करने के लिए, साथ ही साथ जो दोस्तों बुफैलो में जो नर सांड होता है उसको बधिया करने के लिए वर्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके द्वारा जो बधिया करने पर क्या होता है, जो पशु में ब्लड नहीं निकलता है, ना कोई चीरा लगता है, ठीक है। और ये साइंटिफिक तरीके से उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है बधियाकरण करने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्डिजो कास्ट्रेटर जो है ये बधियाकरण करने के लिए पशुओं में उपयोग किया जाता है, नर पशुओं में उपयोग किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये दोस्तों वर्डिजो कास्ट्रेटर है, जो यंत्र यहाँ पे दिखाया गया है यही है वर्डिजो कास्ट्रेटर, ठीक है। विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट होती है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में भी बताना है और साथ साथ विश्व में भी बताना है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, यानी कि वीट। विश्व में निम्नलिखित फसलों में जो कल्टीवेटेड एरिया है, सबसे अधिक कल्टीवेटेड एरिया जो है वो किसका है? गेहूँ का है। गेहूं का कल्टीवेटेड एरिया तो सबसे अधिक है ही, साथ ही साथ दोस्तों प्रोडक्शन भी जो है विश्व में सबसे अधिक है गेहूं का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की बात कर लें तो भारत में गेहूं का प्रोडक्शन और एरिया यानी कल्टीवेटेड एरिया जो है और प्रोडक्शन जो है दोनों में भारत का दूसरा स्थान है। वीट प्रोडक्शन एंड कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया सेकेंड रैंक, दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत में बात की जाए, पहला स्थान भारत में किस सीरियल्स का है, यानी किस खाद्यान्न फसल का है? पहला स्थान है चावल का। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में पहला स्थान जो है वो है चावल का। राइस का, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है एरिया प्रोडक्शन में? वो है वीट का। लेकिन विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में प्रोडक्शन और कल्टीवेटेड एरिया दोनों में पहला स्थान किसका है? गेहूं का। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, जो कि लगभग है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कल्टीवेटेड एरिया जो है प्रोडक्शन और साथ ही साथ दोस्तों कल्टीवेटेड एरिया और प्रोडक्शन दोनों में पहला स्थान जो है सीरियल्स में वो किसका है भारत में? वो है राइस का, यानी कि चावल का। यहाँ पे पूछा गया कितना क्षेत्रफल है लगभग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मिलियन हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 45 मिलियन हेक्टेयर।
आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। दुग्ध में निम्न में से किसका अभाव पाया जाता है? लोहा, एस्कॉर्बिक अम्ल, दोनों, कैल्सीफेरॉल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी को ही दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और लोहा आप लोगों को पता ही है, फेरस। इन दोनों का अभाव जो होता है मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों का अभाव जो है दुग्ध में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साइलेज निर्माण के लिए सर्वोत्तम फसल है? मक्का, बरसीम, रिजका या सभी? आप लोग बताएंगे दोस्तों। साइलेज जो होता है वो साइलेज जो होता है किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है, और इसमें जो शुष्क यानी कि ड्राई मैटर होता है वो कितने % होता है? सभी चीज़ों का आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइलेज जो है दोस्तों, साइलेज के लिए सर्वोत्तम जो फसल है आप लोगों को सबसे पहले बता दें, मक्का है। कौन सी फसल है? मक्का है। जब दुग्धावस्था होती है मक्का की दोस्तों, दुग्धावस्था में फसल को जो होता है काटा जाता है दोस्तों। काट के इसको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। काट कर संरक्षित किया जाता है दोस्तों। ये फर्मेंटेशन मेथड से इसका संरक्षण किया जाता है। फर्मेंटेशन मेथड से, ठीक है, फर्मेंटेशन मेथड से इसको तैयार किया जाता है। साइलेज में जो शुष्क पदार्थ होता है दोस्तों, शुष्क पदार्थ की बात करें यानी कि सूखे पदार्थ की बात करें, इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है यानी कि ड्राई मैटर जो होता है वो कितना होता है? 40 से 50% होता है। ठीक है, 40 से 50%। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। साइलेज जो होता है ये 12 से करीब में दोस्तों लगभग 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है, या 12 वीक्स। ठीक है, 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है? 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखेंगे। हर एक पॉइंट इसका जो है एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात कर रहे हैं बरसीम और रिजका की। दोस्तों बरसीम और रिजका जो होता है, बरसीम और रिजका दोनों का प्रयोग दोस्तों मुख्य रूप से हे बनाने में किया जाता है। हे बनाने में, ठीक है। इसमें जब फसल में पुष्प निकलना स्टार्ट जब होते हैं, निकलना स्टार्ट होते हैं यानी कि प्रारंभ होते हैं, तभी इसको क्या किया जाता है? काट के सुखाकर संरक्षित कर लिया जाता है। वो था जो हरा चारा था दोस्तों, जो साइलेज में प्रयोग किया जा रहा था संरक्षित करने के लिए। जैसे इसमें क्या होता है? सुखा के इसको स्टोर किया जाता है। और नमी की मात्रा 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी जो होती है यानी मॉइस्चर जो होता है, इसमें पूछा जाता है में 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हे में 18% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है जब पुष्प निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, उस स्टेज में इसकी कटाई की जाती है। उसके बाद सुखाकर इसको क्या किया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, साइलेज और हे दोनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ये आपकी AGTA जो परीक्षा है, कृषि प्राविधिक सहायक परीक्षा, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से क्लास अटेम्प्ट करनी है और इनको क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहना है।
तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटानिक एसिड का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है? गन्ना, सोयाबीन, धान, आलू। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका रिप्लाई देना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। कुछ लोग इसका जवाब दे रहे हैं धान। दोस्तों धान में जो प्रयोग की जाती है वो होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-D जो होती है 2,4-D, इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? धान, गेहूं इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, धान, गेहूं इत्यादि में 2,4-D का प्रयोग किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक के रूप में। जबकि 2,4 डाइक्लोरो ब्यूटानिक एसिड जो होता है 2,4-DB, ये है 2,4-DB, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी ब्यूटानिक एसिड। आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्या है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी ब्यूटानिक एसिड है। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में एक वर्षीय या बहुवर्षीय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए। ठीक है, 2,4-DB का प्रयोग मुख्यतः सोयाबीन में और कुछ अन्य दलहनी फसलों में किया जाता है दोस्तों, जो कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना 2,4-D और 2,4-DB दोस्तों दोनों अलग हैं और अलग अलग इनका यूज भी किया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेमेटोड्स होते हैं सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंसेक्ट, प्लांट पैथोजेंस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट पैथोजेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लांट पैथोजेंस हो जाएगा, डी। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट पैथोजेंस। नेमेटोड्स जो होते हैं विभिन्न क्रॉप्स में क्या होते हैं? एक रोग कारक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक रोग कारक का। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? प्लांट पैथोजेंस कहा गया है। यानी कि ये रोग उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इनको प्लांट पैथोजेंस के अंतर्गत रखा गया है। नेमेटोड्स क्या होते हैं? प्लांट पैथोजेंस होते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है, विल्ट है, ब्लास्ट है, लीफ स्पॉट है या ग्रेन स्मट है। आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विल्ट, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, ग्रेन स्मट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेन स्मट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेन स्मट हो जाएगा। ज्वार, ग्रेन स्मट जो होती है ये डिजीज मुख्य रूप से किस में लगती है? ज्वार यानी कि सोरगम। सोरगम का वर्टिकल नेम क्या है दोस्तों? सोरगम बाइकॉलर, या वल्गेयर और बाइकॉलर। सोरगम, वल्गेयर और बाइकॉलर, ये जो है इसका वर्टिकल नेम है। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें यानी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n = 20 होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये किस में लगता है मुख्य रूप से? ये लगता है ज्वार में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ग्रेन स्मट का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है ये बताइए? स्पैसलोथीका सॉर्गी। क्या नाम है दोस्तों? स्पैसलोथीका सॉर्गी। ठीक है,
ये इसका रोग कारक है। रोग कारक क्या है इसका? स्पेशलोथीका सॉर्गी। आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशलोथीका सॉर्गी जो है ग्रेन स्मिथ डिजीज जो होती है इसका रोग कारक है। और इससे प्रभावित होने वाली क्रॉप क्या है? ज्वार है। ज्वार को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेड मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार को ग्रेड मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस फसल को अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? अरहर, चना, राजमा, मटर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। कुछ लोग इसका आंसर अरहर भी दे रहे हैं, जो कि गलत है दोस्तों। अरहर इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा राजमा। आप लोग जानते हैं कि राजमा एक ऐसी क्रॉप है जिसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेसर जो नोड्यूल्स होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। इसमें नोड्यूल्स, ऐसा नहीं कि इसमें नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दें, राजमा में भी जो नाइट्रोजन फिक्सेसर नोड्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि जो इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों वो वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर के नोड्यूल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं अन्य दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेसर बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो राजमा जो होती है, राजमा की एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो इसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। आइए आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो अरहर होती है, अरहर जो होती है दोस्तों, अरहर की बात कर लें। सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन जो होती है अरहर में 20 से 30 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। फास्फोरस की बात कर लें तो 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। वहीं पे पोटास की बात कर लें तो ये 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है अरहर के लिए। ठीक है, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? हमें नाइट्रोजन सिर्फ देखना है, क्योंकि नाइट्रोजन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अरहर में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। वहीं पे बात कर लें चना की। चना में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों वो पड़ती है, बताइए कितनी? 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। और फास्फोरस की बात कर लें दोस्तों तो फास्फोरस की इसमें आवश्यकता होती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास की बात कर लें तो ये भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। वहीं पे हम जब बात करते हैं राजमा की, तो राजमा में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन जो आवश्यकता होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे बात सिर्फ नाइट्रोजन की चल रही थी, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता किसमें होगी? वो होगी राजमा में। और फास्फोरस की बात कर लें तो फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। और पोटास की बात करें तो पोटास की आवश्यकता जो होती है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस फसल में अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। ठीक है। कारण क्या है? इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेसर जो नोड्यूल्स होते हैं उनका अभाव पाया जाता है, यानी कि राइजोबियम की जो गांठें होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्कोकाइटा राबी किसका रोग कारक है? एस्कोकाइटा राबी के बारे में बताना है। एस्कोकाइटा राबी जो है पूछा गया है किसका रोग कारक है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चना में दोस्तों जो ब्लाइट लगता है, चना में ब्लाइट डिजीज जो लगता है उसका रोग कारक है ब्लाइट, ये एस्कोकाइटा राबी। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार गेहूं में दोस्तों एक पूछा जाता है करनाल बंट। गेहूं में क्या लगता है? करनाल बंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करनाल बंट। कई बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है। नियोसिया इंडिका, रोग कारक क्या? नियोसिया इंडिका। ठीक है। और मक्का में दोस्तों एक ब्लाइट लगता है, मक्का में भी एक ब्लाइट लगता है। इसका रोग कारक क्या है बताइए?
हेलोमेंथोस्पोरियम। क्या है दोस्तों? हेलमेंथोस्पोरियम। ये रोग कारक है मक्का में ब्लाइट का, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार सोयाबीन में एक स्पॉट डिजीज लगती है जिसका रोग कारक क्या है? सर्कोस्पोरा कीकुची। सर्कोस्पोरा कीकुची जो है रोग कारक है सोयाबीन में स्पॉट डिजीज का। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ AGTA परीक्षा के लिए बिल्कुल मुफ्त कंटेंट, PDF इत्यादि सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के यही इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम एग्री नॉलेज प्लस का, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ AGTA के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जहाँ पे समय समय पर क्विजेस, PDF इत्यादि सेंड की जाती हैं। उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। CARI कहाँ स्थित है? इज्जतनगर, भोपाल, कटक, लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, कुछ लोग कटक दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। भोपाल भी नहीं होगा दोस्तों, लखनऊ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा इज्जतनगर। CARI सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली। इज्जतनगर बरेली, ठीक है। कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इज्जतनगर बरेली में एक और महत्वपूर्ण संस्थान है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन सा संस्थान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इज्जतनगर बरेली में एक और महत्वपूर्ण संस्थान है, उसका नाम आप लोगों को लिखकर बताना है, ठीक है। और ये क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? इज्जतनगर बरेली में। तो राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से केले की कौन सी किस्म बंची टॉप वायरस के प्रति अवरोधी है? लेडी फिंगर, चिप्सोना, ग्रैंड नेने, नेंद्रन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी फिंगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी फिंगर। लेडी फिंगर जो वैरायटी है केले की, ये बंची टॉप वायरस डिजीज जो होती है, केले का बंची टॉप वायरस जो होता है उसके प्रति अवरोधी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चिप्सोना की बात कर लें, चिप्सोना और नेंद्रन, इनका प्रयोग चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो वैरायटी है केले की वो कौन सी है चिप्स बनाने के लिए? वो है चिप्सोना और नेंद्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अनार का वानस्पतिक नाम क्या है? पायरस कम्युनिस, पुनिका ग्रेनेटम, प्रूनस परसिका या मेलस डोमेस्टिका। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पुनिका ग्रेनेटम। क्या होगा? ये होगा अनार का। पायरस कम्युनिस जो होगा ये होगा नाशपाती का, नाशपाती का। और ये होगा आड़ू का यानी कि पीच। और ये हो जाएगा सेब का, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिट्रस की खेती का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर, सिट्रीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रीकल्चर। जो लोग विटीकल्चर और पोमोलॉजी दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रीकल्चर। सिट्रस की खेती का अध्ययन हम लोग
सिट्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। केला में हार्ड लंप का कारण है जीवाणु, विषाणु, वायरस या शारीरिक विकार? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शारीरिक विकार। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो फिंगर होती हैं केले की, केले की जो फिंगर होती हैं दोस्तों, उस पे पिंक कलर की फिंगर पर क्या होता है, फिंगर पे जो फिंगर का अंदर का पल्प होता है उस पर पिंक कलर की क्या होती हैं, गांठें पड़ जाती हैं। बाद में वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं दोस्तों। केले को खाने पर कच्चे केले का स्वाद आता है। ये होती है पहचान दोस्तों केले में हार्ड लंप की। और ये होता है दोस्तों एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कोई रोग नहीं, ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 10 से 15%, 16 से 20%, 20 से 25%, 30% से अधिक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% से अधिक। दोस्तों जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा जो होती है वो मुख्यतः किले के ऊपर डिपेंड करती है। यदि किले की मात्रा अधिक है तो जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, यदि किले की मात्रा कम है तो जैविक पदार्थ की मात्रा कम होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब और शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, विटिकल्चर, इनोलॉजी, विटी अल्कोहल। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पोमोलॉजी के अंतर्गत फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन दोस्तों, अंगूर की खेती के अंदर विटिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फलोत्पादन के अंदर पोमोलॉजी के अंतर्गत। इनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शराब बनाने का अध्ययन, शराब बनाने का अध्ययन जो है इनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन शाकभाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है। ताइवान, इंडिया, थाईलैंड, रोम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। एशियन शाकभाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पे है, ये दोस्तों ताइवान में स्थित है। और भारत में जो सब्जी का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है दोस्तों, और उसका नाम क्या है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पे, वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, वाराणसी में है। जबकि एशियन शाकभाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पे, ये ताइवान में। आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी खाद जैव उर्वरक है। बीजीए, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट या FIM। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो लोग ग्रीन मैन्योर दे रहे हैं, कंपोस्ट दे रहे हैं, FIM दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये तीनों नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग मुख्यतः धान की फसल में दोस्तों किया जाता है। और इसी प्रकार एजोला जो होता है, एजोला का भी प्रयोग धान की क्रॉप में किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है एक जैव उर्वरक, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में एक बार और आप लोगों को बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क कंटेंट, बिल्कुल पेड जैसा कंटेंट दोस्तों आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे पेड क्लास में आप लोगों को कंटेंट मिलता है, वैसा ही कंटेंट इस क्लास के द्वारा, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल एग्री नॉलेज प्लस का ज्वाइन नहीं किया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर PDF समय समय पर क्विजेस इत्यादि जो होती हैं वो सेंड की जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो लेटेस्ट जानकारी होती है वो भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से
उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है। AGTV के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। इन दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम और AGTV का टेलीग्राम जो है, दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल देंगे। आप लोग वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक। आगे मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।